नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। आज दिन है संडे का और संडे को किसी एक खबर का विश्लेषण करते हैं संडे स्टोरी में। तो संडे स्टोरी में आज बहुत दिनों बाद आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि हमारे वरिष्ठ पत्रकार और हमारे प्रिय भाई, बड़े भाई अभिज्ञान प्रकाश आज हमारे साथ जुड़े। हालांकि देखने में मुझसे छोटे लगते हैं, इनकी शक्ल पे मत जाइएगा, इनके एक्सपीरियंस पे जाइएगा। आज बहुत दिनों बाद हमसे दोबारा मुलाकात हुई है इनसे। अभिज्ञान भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है फिर से हमारे चैनल पर। Lovely. Always lovely talking to you, Pradeep. Always. थैंक यू वेरी मच भाई। सवाल, क्योंकि हम जिस प्लेटफॉर्म के जरिए जुड़ते हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म है, आपको मालूम है। अब इस डिजिटल प्लेटफॉर्म से शुरुआत करते हैं कि जब ये हाल ही में हिंदुस्तान में एक हल्ला मचा हुआ है कि बहुत से डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को सरकार ने, किसी को बैन किया है, किसी की पोस्ट हटा दी है, किसी को पाबंदियां लगा दी है, बहुत कुछ हुआ है। और देश के कुछ सांसदों ने संसद के बाहर भी और संसद के अंदर भी इस मुद्दे को उठाया है। तो ये जो ओवरऑल जो भी हो रहा है, इस पर आपकी टिप्पणी क्या है, आपकी राय क्या है? देखिए, आइसोलेट करके तो नहीं बोलना मतलब कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है। सबको समावेशी तरीके से देखना होगा, क्योंकि मेरे पास ये डिटेल्स नहीं है कि सरकार ने अगर कोई पाबंदी लगाई है तो किस कंटेंट पर, किस क्लॉज के तहत, किन कारणों से लगाई है। अब ये तो सिर्फ सरकार एक्सप्लेन कर सकती है। लेकिन ये जरूर है कि अगर आपको खबर से तकलीफ है तो पाबंदी लगाना कोई सही काम नहीं है। लेकिन मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दूं कि बहुत से लोग अच्छा काम भी कर रहे हैं डिजिटल पर, लेकिन बहुत से, चूंकि लो कॉस्ट तरीका है, मुझसे 100,000 बार पूछा जा चुका है कि सर आप डिजिटल पर नहीं आए अभी तक, आप कहाँ है। तो मैं बहुत कम लोगों के साथ जुड़ता हूं, जैसे आपके साथ जुड़ा हूं। तो डिजिटल को अगर खबरें बनाकर इस्तेमाल किया जा रहा है तो वो क्वेश्चनेबल है। अगर उसको खबरों के तहत एजेंडा बनाकर इस्तेमाल किया जा रहा है तो क्वेश्चनेबल है, क्योंकि सब लोग ये जानते हैं कि पूरे विश्व में डिजिटल का अब अपना एक प्रभाव है, टेलीविजन, प्रिंट और रेडियो के अलावा। तो ये एक बड़ी बहस का विषय है कि आपको जैसे टीआरपी पाने के लिए आपने टेलीविजन का तमाशा बना दिया, तो अब व्यूज पाने के लिए, मिलियंस में जाने के लिए आप क्या डिजिटल का तमाशा बना रहे हैं? ये भी तो अपने आप से पूछिए। अब ऐसे ऐसे चैनल है प्रदीप जी, जो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, जबकि मैं साफ कह रहा हूं कि कुछ लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो हर 5 मिनट पर, हर एक दिन पर, हर 3 दिन पर नरेंद्र मोदी की सरकार गिरा देते हैं। ठीक है, अब ये इतने समय से वो गिरा रहे हैं, मतलब एक चैनल का, बहुत साफ साफ कहूंगा, और जाए उस चैनल को ये मैसेज, क्योंकि पहले अच्छी पत्रकारिता करता था, मैं 2-3 बार उनके साथ जुड़ा भी। तो उन्होंने तो ज्योतिष बैठा रखा है, और वो बहुत घमंडी आदमी है। ज्योतिष बोलने का जो तरीका है, लहजा है, मैं तो लखनऊ का रहने वाला हूं, महा घमंडी आदमी है वो। और इतने घमंड से वो नरेंद्र मोदी की कुंडली का आकलन करता है, जिसके हिसाब से अब तक नरेंद्र मोदी तो प्रधानमंत्री की पद से, कुर्सी से जा चुके होते, कब का जा चुके होते। तो वो ज्योतिष महोदय के पास नरेंद्र मोदी के सेपरेटली कुछ स्टार्स हैं, जो मोदी जी के पास भी नहीं है। और वो डिजिटल पर बैठकर हर बार पता नहीं कौन सा कैलकुलेशन निकाल के वो बताते हैं, उनके चुनाव के भी नतीजे नहीं सही आते, और वो ये बताते रहते हैं कि बस मोदी की कुर्सी खतरे में, मोदी की कुर्सी खतरे में। अब आप ये बताइए, ये क्या है? और वो न्यूज चैनल है, ठीक है, वो डिजिटल न्यूज चैनल है। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि आप कंटेंट क्या रख रहे हैं। आप खूब सवाल पूछिए सरकार से, कोई दिक्कत नहीं है। रिसर्च के आधार पर, जानकारी के आधार पर, इतिहास के आधार पर, तथ्यों के आधार पर, कोई दिक्कत नहीं है। 12-13 में हमने कितने कार्यक्रम किए कांग्रेस सरकार के, कितनी बुरी हालत थी, कितने खिलाफ, सारे बीजेपी के लोग चल चल के मेरे प्रोग्राम में आते थे। 2012-13 की बात बता रहा हूं, अभी वो सारे प्रोग्राम्स की रिकॉर्डिंग मेरे पास पड़ी हुई है। तो हम तथ्यों पर सवाल पूछते थे ना, आपने भी पूछा तथ्यों पर। लेकिन आप एक चैनल में ज्योतिष बैठाकर, और बार बार उस ज्योतिष की मारे गजब कह दिया पंडित जी आपने, तो ये पंडित जी आपने गजब कह दिया, तो मतलब प्रदीप जी क्या है, आप ऐसा कपड़ा पहन के आप पंडित जी बन के आइए ना, और मैं भी पंडित जी बन के आता हूं, फिर आप बोलिए गजब कह दिया विज्ञान पंडित आपने। ये न्यूज चैनल में हो रहा है,
जबकि एस्ट्रोलॉजी छपने का जो तरीका है वो तो बहुत पुराना है, अखबारों में छपने का, कॉलम छपने का, वो तो नया नहीं है। लेकिन कब एक समय आता है लोग राजनीति में भविष्यवाणी अपनी करते हैं, लेकिन आप हर हफ्ते एक आदमी को सबसे स्पेशल बैठाकर उससे सिर्फ राजनीति की भविष्यवाणी करवा रहे हैं, और वो भी एजेंडा वाली भविष्यवाणी, और वो नरेंद्र मोदी जी की कुंडली का ऐसा आकलन करता है जैसे नरेंद्र मोदी जी के ग्रह उसके पास अलग है और बाकी दुनिया के पास अलग है। तो अब ये भी चीजें ज्यादा हुई ना। अब मुझे जो बैन्स वगैरह हुए हैं उनके केस स्पेसिफिक इसलिए नहीं बोल रहा हूं क्योंकि मुझे पता नहीं है कि क्या कारण दिए गए हैं, क्या वजह दी गई है। लेकिन अगर कोई कहता है कि साहब सच को मारा जा रहा है, सच को दबाया जा रहा है, तो गलत है नेचुरली। लेकिन फिर आप ये भी देखिए कि डिजिटल के नाम पे आप क्या परोस रहे हैं। जो थंबनेल है उसमें आप क्या क्या लिख देते हैं। दो वक्त शब्द जरूर बोलूंगा आपको यहां पर अपनी बात पूरी करते हुए प्रदीप जी। महाफटीचर शब्द मुझे अंग्रेजी का अब समझ में आया है सालों के तजुर्बे से, नैरेटिव। और दूसरा उससे महाफटीचर शब्द है, डिजिटल में भी खूब इस्तेमाल हो रहा है, टेलीविजन न्यूज रूम्स में भी देखा था मैंने इस्तेमाल होते हुए, खेला हो गया। ये खेला नहीं हुआ है, ये न्यूज के साथ खेला हुआ है। सॉरी, मैं उन्हीं की भाषा में बोल रहा हूं, माफी। खेला हो गया। किसी को एक रत्ती नहीं पता। मैंने ठोक के कहा था कि जितने बीजेपी के पत्रकार कवर करने वाले हैं या जिनको बताया जाता है बीजेपी के करीब, जरा एक का नाम बता दीजिए जिसको पता था कि बीजेपी का अगला अध्यक्ष कौन होने वाला है। सही बात। मैंने सालों साल ये पार्टी कवर की है। इंडिया हैज डन एन पोखरण टेस्ट, ये मैंने ब्रेक किया था। ऐसे 85 खबर आपको बता सकता हूं। किसी कोई बताया किसी को मालूम था? चल रहा सब। अच्छा, आप ऑन करिए, जब देखिए तब ये खेला होगा, ये खेला होगा। फिर वो 75 साल पे खेला हो रहा था। फिर संजय जोशी आ रहे थे, मैं सिर्फ बीजेपी बात कर रहा हूं ना क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट है इस वक्त। फिर नितिन गडकरी आ रहे थे, फिर भागवत जा रहे थे, फिर मोदी जा रहे थे। क्या हुआ? और पत्रकार भी उंगली पे आके दिन, अरे आपके पास जानकारी है, बोलिए ना, कौन रोक रहा है? लेकिन कहां तक आप हवा में तीरंदाजी करेंगे? वो तीर तो अभिज्ञान निशाने भाई, पे नहीं लगेगा। जी, जी अभिज्ञान भाई एक चीज बताइए। जो जी जी टेलीविजन मीडिया है, टेलीविजन मीडिया को हम कोई गोदी मीडिया कहता है, कोई बिका हुआ मीडिया कहता है, कोई कुछ कहता है। हम सबको मालूम है कि पत्रकारिता से अब उस मीडिया का लेन देन दूर दूर तक कोई नहीं है। हम्म एक ऑप्शन डिजिटल प्लेटफॉर्म जगह, उसमें सरकार से सवाल पूछने के नाम पे बहुत से पत्रकारों ने अपना काम शुरू किया, जिन्होंने कहा कि हम सरकार के आगे नहीं झुकते, इसलिए हमें मेन मीडिया छोड़ना पड़ा, हम यहाँ सवाल पूछें, अपने सरकार से सवाल पूछने का, पत्रकार का काम जारी रखेंगे। लेकिन कहीं आपको ऐसा लगता है कि जैसे वहां मेन मीडिया, गोदी मीडिया या विकी मीडिया हो गई है, डिजिटल प्लेटफॉर्म को भी लोग अपने फायदे के हिसाब से, अपने हिसाब से यूज करने लगे, और ये प्लेटफॉर्म भी एक तरह से अपना जो पहचान है या जो अपनी विश्वसनीयता है वो खोता जा रहा है। बहुत बढ़िया पॉइंट रखा प्रदीप आपने। यही तो बेसिक पॉइंट है। सटीक बात आप करते हैं, इसलिए आपके साथ जुड़ता हूं। यही तो पॉइंट है, क्योंकि जो विश्वसनीयता उसको वैकल्पिक मीडिया के तौर पर मिली थी वो ये खुद ही खो देगा। क्योंकि ऐसी तमाम खबरें घूमती हैं दिल्ली के सत्ता के गलियारों में कि फला फला डिजिटल के लोगों को विपक्ष के नेता, विपक्ष की पार्टियां पीछे से फंड कर रहे हैं। क्योंकि डिजिटल को फंड करने के लिए ज्यादा पैसा तो चाहिए नहीं, और वो उनके हिसाब से सवाल पूछ रहे हैं। अब जब यही आरोप आप सत्ता पक्ष पे लगा रहे हैं तो आप खुद भी तो उसी आरोप के घेरे में आ गए। तो ये तो टू प्रॉन्ग्ड डैमेज है ना, दोनों तरफ से नुकसान हो रहा है। और बिल्कुल सही आपने कहा, क्योंकि जैसे मैंने कहा ना कि बहुत लोग मुझसे सवाल पूछते हैं, सर आपने नहीं शुरू किया, हम आपका इतना इंतजार कर रहे हैं। तो भाई मैंने तो इस तरह का काम नहीं किया है कभी। करते रहिए आप इंतजार, में जरूर बहुत कुछ करूंगा, लेकिन ये चीज नहीं हो सकती। ये लेकिन बहुत ऐसे अच्छा में, पॉइंट है, ये सबसे जी, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऐसे अभी में जो अभिज्ञान, डिजिटल जी, में पैसा कमा रहे हैं या उनको व्यूज आ रहे हैं, देखिए वही आएंगे आगे तकलीफ में, जैसे टेलीविजन के साथ वही। हुआ ना।
एज पर विज्ञान भाई, यहाँ मेरा सवाल ये है कि ऐसे में हम जैसे लोग या आप जैसे लोग जो आपका प्यार है हमारे साथ जुड़ते हैं आप, ऐसे में मुश्किलात हम जैसे लोगों के लिए नहीं होगी, क्योंकि सरकार के सवाल पूछने के नाम पर आप जैसे आपने कहा ज्योतिषी बिठा के रोज मोदी की सरकार गिराते हैं। इस झूठी खबरों को चलाने के इल्जाम में एक ना एक दिन तो आप धरे जाओगे। तो उसमें गेहूं के साथ घुन की तरह जो सही में जेन्युइन काम करना चाह रहे हैं, पत्रकारिता करना चाह रहे हैं, साथ में जाहिर सी बात है दो पैसे सब कमाना चाहते हैं, यूट्यूब दे देता है, यूट्यूब से पैसे आ जाते हैं इतने। तो ऐसे में एक ऑप्शन आप खत्म कर रहे हो, तो फिर ऐसे लोगों के खिलाफ किसको खड़ा होना पड़ेगा? क्योंकि सरकार के पास तो वही है कि भाई जो ऐसे झूठी खबरों का चलाते हैं इस नाम पे बैन कर देंगे। लेकिन बचना हम लोगों को, तो अब हम जैसे लोगों के पास क्या ऑप्शन रह जाएगा फिर? नहीं, हम जैसे लोगों के पास ये ऑप्शन है कि आप अपने संतुलन को बरकरार रखिए। अगर आपके ऊपर कोई गाज गिरती है तो आप अपने आप को साबित करिए कि आप संतुलित हैं, आप किसी एजेंडा का हिस्सा नहीं है, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। वो आपके ऊपर भी तकलीफें आएंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन मेरा ये कहना है कि उन तकलीफों से आप अंततः निकल जाएंगे अगर ये साबित नहीं हो पाता कि आप एजेंडा ड्रिवन हैं। और आप जब रिटर्न करेंगे तो आप पहले से बेहतर करेंगे। ये भी मैंने एक चैनल को कहा था जो आज एजेंडा चलाता है, मैंने कहा अगर आप ये करेंगे और बंद हो जाएंगे तो आपका नुकसान होगा, लेकिन अगर आप अपने ओरिजिनल काम पर वापस आएंगे तो आप जब खुलेंगे तो आपका फायदा होगा। तो लोग इस बात को नहीं समझ पाते, क्योंकि अल्टीमेटली ना कोई सरकार से मतलब है ना कोई नेता से मतलब तो उस व्यूअर से ना जो आपको देख रहा है, वही लाके दे रहा है ना आपको। जो भी व्यूज है, सम्मान है, यूट्यूब का पैसा है, वही दे रहा है ना। तो वो आपकी डिग्री ऑफ ऑनेस्टी को पहचानेगा, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। आप देखिए एक सिंपल सी, बहुत आंकड़ों पर नहीं जाऊंगा मैं, बहुत डिटेल्ड आंकड़े इन बातों के। एक व्यक्ति को मैं भी हाल में सुन रहा था जिनको बेहद करीबी माना जाता है सरकार का, और वो खुद ये बता रहे थे, जो कि सत्य है, कि पूरे टेलीविजन यूनिवर्स का हम लोगों ने इस देश में 24 आवर न्यूज चैनल पैदा किया है। तो आप सोचिए, और आप कितने पुराने हैं, पूरे टेलीविजन वॉचिंग यूनिवर्स का 10% से कम अब न्यूज बचा है। आप देख लीजिए, मिल गया जवाब आपको। फिर यही हो जाएगा डिजिटल के साथ, फिर चलाते रहना एजेंडा, चलाते रहना गाली, तो वो रिस्पॉन्स ही नहीं आएगा। लेकिन इसी से मेरा एक पॉलिटिकल पॉइंट है इसमें, बस जल्दी से इसका मीडिया से लेना, अगर इसको बड़ा स्पष्ट है। अब चुनाव का नतीजों का आकलन करिए, उससे एक बात तो क्लियर है, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं, आज फिर रिपीट कर रहा हूं, डिजिटल में तो वोटर नहीं है ना। आप अपनी स्वतः की अगर प्रतिष्ठा को खोएंगे तो फिर नुकसान तो आपके ऊपर भी आएगा। जी, तो इसी से में एक सवाल अभिज्ञान भाई ये जुड़ता है कि आपने प्रिंट में काम किया, आप टेलीविजन के प्रमुख स्तंभों में से एक हैं हिंदुस्तान में टेलीविजन पत्रकारिता करने के। अब आप डिजिटल भी देख रहे हैं। क्या आज के जमाने में आपको दो चीजें तो क्लियरली दिख रही है, एक प्रो मोदी प्रो सरकार मीडिया प्लेटफॉर्म्स, और एक एंटी वाले। कहीं आपको न्यूट्रल के लिए स्पेस दिखता है कि जहां एक न्यूट्रल जो सच्ची पत्रकारिता करना चाहे उसके लिए जगह है, कि यह लगता है कि बिल्कुल नहीं, या तो इस तरफ या इस नहीं तरफ होना है, मजबूरी हो है गया? है है बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि एक चैनल से मैं संलग्न था, वहां के एक संपादक ने मुझे कहा था कि जो बीच वाला है, ये संपादक ने कहा था, मैं नाम नहीं चाहता उन लोगों के, नहीं तो वो जलील हो जाएंगे, कहा था जो न्यूट्रल है वो मर जाएगा, उसकी मौत हो जाएगी। दुनिया में ऐसा कहीं नहीं हुआ है। वो असल में दुनिया घूमे नहीं है, मैं बहुत दुनिया घूम चुका हूं, ऐसा कहीं नहीं हुआ है सर। अगर ऐसा हुआ होता ना तो कब की ये स्पेस खत्म हो जाती। और एक चीज आप ये भी जान लीजिए, सिर्फ इस देश के वर्तमान चुनावी आंकड़ों को देख लीजिए, प्रतिशत निकालिए बीजेपी को वोट मिलने वालों का, प्रतिशत निकालिए बीजेपी के खिलाफ वोट मिलने वालों का, और देखिए कितना बड़ा प्रतिशत है बीच में, देखिए ना, जवाब मिल जाएगा। और वो कितना बड़ा प्रतिशत है, अर्थात मध्य वर्ग इस देश का, उभरता हुआ बढ़ता हुआ मध्य वर्ग, जिसके ऊपर आज सारा कॉर्पोरेट और बाजार लगा हुआ है देश का अंतरराष्ट्रीय, वो तो नहीं कोई
पॉलिटिकल वर्कर की तरह अटैच्ड है। वो तो चुनाव अपना मूड बदलता है, सब जानते हैं, आप इतना तजुर्बा है, तो वो नहीं देखना चाहता क्या? इसलिए ये तो अपने आप में बहुत खराब दलील बनाई गई है। ये सब परसेप्शंस का खेल क्रिएट किया गया है, जैसे अब एक तरफ ये चलेगा, एक तरफ ये चलेगा। नहीं, ऐसा नहीं होता जी। क्योंकि भाई अब आपने चुनाव की बात की है और आप मंच पर आए हैं और राजनीति की बात ना हो तो ऐसा हो नहीं सकता। जरा हटते हैं अब इस मुद्दे से। अभी 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव चल रहे हैं और मेरे ख्याल से ये कोइंसिडेंस ही आप कह लीजिए लोकसभा इलेक्शन के बाद कि ऐसे चुनाव है ये जहां पर सभी पार्टियों का कुछ ना कुछ दांव पर लगा है। कहीं बीजेपी का लगा है, कहीं कांग्रेस का लगा है, कहीं लेफ्ट का लगा है, कहीं टीएमसी का लगा है। मतलब रीजनल पार्टीज भी और नेशनल पार्टीज भी इन्वॉल्व हैं इसमें, सबका लगा है। तो अभी तक, क्योंकि जो अब चुनाव प्रचार ऑलमोस्ट फर्स्ट फेज वाले के जो है वो पूरे शुरू पे है, इस चुनाव से क्या निकलता दिख रहा है आपको? इस चुनाव से कुछ पढ़ पा रहे हैं आप? नहीं, मैं तो ज्यादा जो प्रोग्राम्स में मैंने भी अपनी एक्सपर्ट राय दी है वो पश्चिम बंगाल ही है, क्योंकि सबकी नजरें पश्चिम बंगाल पर है। और पश्चिम बंगाल में एक बड़ा बदलाव तो आ ही गया है, नतीजे चाहे जो भी आए, कि बीजेपी, जो किसी ने सपने में नहीं सोचा होगा 10 साल पहले, बीजेपी ममता दीदी के खिलाफ वहां पर प्रमुख विपक्षी पार्टी बन गई है। 3 से 77 सीट, और 77 से अगर मान लीजिए 100 सीटें वो पार कर जाती, मैंने कहा सरकार किसकी बने ये मुझे नहीं पता है, तो ये तो क्लियर हो जाएगा कि पश्चिम बंगाल में विपक्ष की जगह वो स्पेस बीजेपी को जा चुकी है। यानी भूल जाइए लेफ्ट और कांग्रेस। तो ये एक बहुत बड़ा पश्चिम बंगाल की सियासत का राजनीतिक परिवर्तन होगा मेरे हिसाब से। बाकी राज्यों में ये इंटरेस्टिंग इसलिए है, चुनाव बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि नेशनल पार्टी का भी स्टेक है। जैसे कांग्रेस के लिए केरला बहुत मैटर करता है, राहुल गांधी सब वहां से आते हैं तो बहुत मैटर करता है। असम, आपने एक ऐसे मुख्यमंत्री को रखा है जो लोकप्रिय है लेकिन विवादित है और आया है ओरिजिनली कांग्रेस से, तो आप रिटेन कर पाते हैं। तो दोनों नेशनल पार्टीज का भी स्टेट में इम्तिहान है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वैसे ही लेफ्ट का है, वैसे ही रीजनल पार्टी का है। ममता बनर्जी की पूरी राजनीति 15 साल का राज बहुत लंबा समय होता है, तो उस पर टिकी हुई है। तो सबके लिए बहुत इंटरेस्टिंग है ये चुनाव। लेकिन लेकिन मैं जो जानना चाह रहा था, जी मैं जानना चाह रहा था, मैं ये जानना चाह रहा था कि अब तक पिछले 10-12 साल में जितने चुनाव देखे हमने, एक तरफ मोदी का चेहरा होता था, एक तरफ विपक्ष के मुद्दे होते थे या जो भी है। मोदी का चेहरा प्रोमिनेंटली बीजेपी की तरफ से होता था। लेकिन आज जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, जो मोदी जी की पॉपुलैरिटी है, वो चाहे डील को लेकर हो, चाहे ईरान यूएस के वॉर को लेकर हो, या जो अपने डोमेस्टिक इश्यूज है इसको लेकर हुआ हो, पॉपुलैरिटी मोदी की कम हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। और अभी मैं देख रहा हूं इन चुनाव में कहीं मोदी के नाम पे ऐसा खुल के वोट भी नहीं मांगा जा रहा। तो ये चीज कहीं इस चुनाव को डिफरेंट बनाती है, इन चुनाव खास करके असम और बंगाल के चुनाव को। तो प्रदीप जी, आपने अच्छा सवाल पूछा, लेकिन मेरा पॉइंट बड़ा क्लियर है। मैं पहले भी बात को कहता हूं कि जब पूरी पार्टी एक ब्रांड के इर्द गिर्द है, तो कोई ब्रांड ऊपर जाती है, नीचे जाती है, वक्त के साथ ये तब्दीलियां होती हैं। लेकिन आपके पास विकल्प क्या है? आप कोई भी चुनाव बगैर मोदी ब्रांड के क्या लड़ सकते हैं? तो सब कुछ होगा तो आज भी उसी के आसपास। ठीक, आप स्थानीय स्तर मुद्दे पर लड़ेंगे, चुनाव असेंबली के हैं, विधानसभा के, वो सब अपनी जगह लाजमी है, लेकिन ब्रांड तो अभी भी आपके पास एक ही है, और वो है नरेंद्र मोदी। तो ये मुगालता नहीं। हाँ, विपक्ष उसका फायदा ले ले, अगर आपकी ब्रांड नीचे है, वो विपक्ष की अपनी उसका अपना काम होगा। लेकिन बीजेपी के लिए इट इज स्टिल मोदी, नो वन एल्स, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ एनीवन एल्स। खैर अभिज्ञान भाई, सवाल मेरे पास बहुत सारे थे, पूछना चाह रहा था मैं आपसे, लेकिन वक्त की कमी है आपके पास भी, क्योंकि आपके पास बहुत सारी कमिटमेंट्स है आपके। नेक्स्ट पार्ट में जहाँ बाकी चीजों को फिलहाल डिटेल में हम समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल इतना ही कह सकता हूँ कि आज आपने हमारे लिए बड़े दिनों बाद समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जरा ये जो गैप है इतना लंबा ना दे तो बेहतर है। हमारे दर्शक भी चाहते हैं कि आपसे हम लगातार बात करें, आपकी बातें सुनना चाहते हैं, कई तो आपकी आवाज के दीवाने हैं। प्रदीप जी और प्रदीप जी के
फैंस और दर्शक ये जान लीजिए कि इतने लंबे गैप की वजह वो हिमाचल के सेब हैं जो इन्होंने आज तक मेरे पास नहीं भेजे। पूरे विंटर्स का समय निकल गया। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, बहुत बहुत थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, नमस्कार। थैंक यू प्रदीप जी, थैंक यू।